हेलो स्टूडेंट्स, किसी कारणवश अभी हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, और वो मज़ा तो नहीं आएगा क्लास में जो लाइव में आता है या फिर जो ऑफलाइन क्लास में आता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले कितना सिलेबस कवर किए थे आरसीसी का। आरसीसी बताए थे शिक्षण का सब बहुत ही कोर पेपर है सिविल ब्रांच का। इसमें देखिएगा हम लोगों ने पढ़ा था, पहला टॉपिक पढ़ा था इंट्रोडक्शन, बेसिक पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने कंक्रीट के बारे में और जो आप बार लगाते हैं, जो रेनफोर्समेंट लगाते हैं, उसके प्रॉपर्टी के बारे में किस तरह से बिहेव करता है, ये चीज़ हमने देखा था। और उसके बाद हमने देखा था एलएसएम का एजम्पशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग सिंगली रेनफोर्स बीम में हम लोग न्यूट्रल एक्सेस कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डबल रेनफोर्स का भी कैसे उसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालते हैं, किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, यही हमने देखा था। उसके बाद हमने तीसरा चीज़ पढ़ा था, होली के बाद जो क्लास हुआ था उसमें WSM खत्म हो गया था, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपका खत्म हो गया था। कहा गया था कि LSM जो है स्ट्रेन बेस्ड एनालिसिस है और WSM स्ट्रेस बेस्ड एनालिसिस है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं PSC, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। जो नॉर्मल कंक्रीटिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बीम है हमने बनाया, उसमें नीचे हम लोगों ने बार लगा दिया। इसी तरह से हम लोग जनरली डिज़ाइन करते थे सिंगल रेनफोर्स का या फिर डबल रेनफोर्स का ऊपर में बार लगाते थे। इसमें क्या है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में कि इसमें पहले ही स्ट्रेस जनरेट कर दिया जाता है। जो बार हम लोग लगाते हैं, जो छड़ लगाते हैं, हम लोग सरिया लगाते हैं, उसमें पहले ही स्ट्रेस जनरेट कर देता है। पहले हम लोग समझते हैं कि जनरली बीम कैसे डिजाइन करते थे, ऊपर से लोड लगाते थे, लोड लगाने के बाद इसमें इस तरह से डिफ्लेक्शन नजर आता था, यानी कि सैग करता था आपका बार भी नीचे की ओर, ये बार भी आपका सैग कर देता था। प्री स्ट्रेस कंक्रीट करने का क्या फायदा हुआ? प्री स्ट्रेसिंग करने का फायदा ये हुआ, जैसे आप लोगों ने ये बीम बनाया, इसमें हम लोगों ने बार लगा दिया। अब बार में पहले से ही हमने स्ट्रेस जनरेट करवा दिया, यानी कि P फोर्स इधर लगा के, P फोर्स इधर लगा के दोनों तरफ से स्ट्रेस कर दिया गया। अब सोचिए, स्ट्रेस करने के बाद ये जो है इसको कट कर दिया जाता है, उसके बाद ये आपका पूरी तरह से कंक्रीटिंग हो जाता है, हार्ड हो जाता है क्यूरिंग करने के बाद। सोच के देखिए, जब कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बीम कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऊपर की ओर, अपवर्ड। अब इस पे लोड लगाइएगा तो ये पहले तो अपना इनिशियल पोजीशन में आएगा, पहले तो आप स्ट्रेट होगा, उसके बाद जब ये लोड P लगेगा या फिर जो कहिए T या F लगेगा, तब ये इनिशियल पोजीशन में आने के बाद नीचे की ओर सैग होगा, बेंट होगा, उसके बाद ये फेल होगा। तो ये फायदा हुआ, इसमें डायरेक्ट पहले बेंट हो जाता था, इसमें बेंट नहीं होगा, पहले इनिशियल पोजीशन में आएगा, उसके बाद ये नीचे की ओर डिफ्लेक्ट होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग जनरली हम लोग अपना मेन टॉपिक पे आते हैं PSC आपका टॉपिक है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है PSC का मतलब हमने बताया, इसमें एक आपका बेड होता है, इसमें आपका एक बेड होता है। उसमें हम लोग पहले ये जो है एब्यूटमेंट होता है, एब्यूटमेंट इस तरह का होता है, इसमें क्या करते हैं, इधर एंकर लगा दिया जाता है दोनों तरफ, और हाइड्रोलिक जैक या किसी तरह से इसमें पहले बार पुट करते हैं, लगाने के बाद दोनों तरफ से हाइड्रोलिक जैक लगाकर इसको पहले स्ट्रेस करते हैं। जब स्ट्रेस कर दिया, यानी कि P फोर्स लगा के इधर खींचा, P फोर्स लगा के उधर खींचा, उसके बाद क्या क्या आता है, उसी तरह से P फोर्स लगा हुआ रहता है, स्ट्रेस पहले से जनरेट कर दिया गया है। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं। कंक्रीटिंग करेंगे, 28 दिन के बाद क्या होगा, ये पूरी तरह से हार्ड हो जाएगा। जब हार्ड हो जाएगा तो उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो जैक है, जैक को निकाल के यहाँ से कट कर दिया जाता है, वायर को यानी बार को कट करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से अपवर्ड बेंट हो जाएगा। जब अपवर्ड बेंट हो जाएगा तो इसको बाहर निकालेंगे, इसको ले जाकर साइड पर जब यूज़ कीजिएगा, या फिर ब्रिज कहीं बनाना है या फिर स्लीपर बनाना है, तो सोचिए कि अभी जो आपका बीम है इस तरह से है, बहुत ही माइनर डिफ्लेक्शन होता है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इस तरह से एनालिसिस होता है। जब आप लोग लोड लगाइएगा इस पर तो क्या होगा, पहले तो ये अपना इनिशियल पोजीशन में आएगा, फिर उसके बाद ये डाउनवर्ड बेंट होगा, यानी कि बेंडिंग इसमें आएगा, तब आपका बीम फेल होगा। तब फायदा हुआ यही कि स्ट्रेस जनरेट करते थे और उसके बाद लोड लगाते हैं तो पहले इनिशियल पोजीशन में आता है, फिर डाउनवर्ड बेंट होता है। पहले जो जनरेट करते थे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर वाले, जैसे आपका बीम था तो ऊपर लोड लगाते थे, ऊपर कंप्रेशन जनरेट होता था और नीचे टेंशन जनरेट होता था।
ऊपर कंप्रेशन जोन जनरेट होता था और नीचे टेंशन जोन जनरेट होता था। लेकिन इसमें क्या है, पहले ही आपने बार लगा दिया है और उसको स्ट्रेस कर दिया है। तो सोच के देखिए, जब बार लगाया है, स्ट्रेस किया है, तो क्या होगा कि ऊपर जो है टेंशन जनरेट हो जाएगा। अभी लोड नहीं लगा है, पहले ही ऊपर टेंशन जनरेट हो जाएगा, नीचे कंप्रेशन जनरेट हो गया। हम लोगों ने बार यहाँ पे लगाया है, दोनों तरफ से खींच दिया, उसके बाद कट किया। कट करने के बाद नीचे वाला मुंह कुछ दब जाएगा, ऊपर वाला उड़ जाएगा। तो क्या होगा, इस तरह से बेंट हो जाएगा। ये वाला फोर्स में, ये वाला नीचे वाला जो रीजन है, इसमें कंप्रेशन जनरेट होगा, ऊपर वाला रीजन में टेंशन जनरेट होगा। टेंशन जनरेट होने के बाद आपका फायदा हुआ यही, जब ऊपर से लोड लगेगा तो पहले तो होगा कि ना इसमें टेंशन रहेगा ना कंप्रेशन रहेगा दोनों साइड में। उसके बाद जब नीचे आएगा तब नीचे टेंशन जनरेट होगा, ऊपर कंप्रेशन जनरेट होता है। इस तरह से फायदा हुआ यही कि आपका फुल्ली बीम का जो सेक्शन है पूरी तरह से आपका यूटिलाइज हो रहा है। जैसे आप बीम सेक्शन बनाइएगा इस तरह से, तो हम बताते थे कि ऊपर कंप्रेशन होता है, नीचे टेंशन होता था। लेकिन पीएससी में क्या हो रहा है कि पहले ही ऊपर हम लोग टेंशन जनरेट करवा दे रहे हैं, नीचे कंप्रेशन जनरेट करवा दे रहे हैं। और जब लोड लगाइएगा तो फिर ऊपर कंप्रेशन आएगा, नीचे टेंशन आएगा। तो आपका फायदा क्या हुआ कि ऊपर वाला पोर्शन का कंक्रीट तो पहले यूज होता था कंप्रेशन में, लेकिन नीचे वाला का यूज नहीं होता था। अब क्या होगा कि ऊपर का भी यूज होगा, ये जो पोर्शन है इसका भी यूज होगा, नीचे वाला का भी यूज होगा। तो आपका क्या होगा, बीम का सेक्शन का साइज घटेगा। जाहिर सी बात है, जब साइज घटेगा तो आपका सेल्फ वेट भी घट जाएगा। तो ये है पीएससी का मेन फायदा, इसीलिए पीएससी का यूज किया जाता है। इसमें मेथड वगैरह है, तो पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि स्ट्रेस कैसे वेरी करता है, पीएससी में स्ट्रेस किस तरह से वेरी करता है और इसका फायदा क्या है। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड करा देंगे हम कोचिंग में आपको, और कोचिंग के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पीएससी का। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ रहे हैं अभी कॉन्सेप्ट ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। कॉन्सेप्ट पढ़ने का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आप कंक्रीटिंग करते थे, पीएससी मेंबर बनाते थे, बनाने के बाद आपका स्ट्रेस किस तरह से वेरी करता है बीम के सेक्शन में, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोग जाना है कि अगर ये बीम सेक्शन था आपका, यहाँ पे आप देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट में पहला चीज आता है आपका कॉन्सेंट्रिक टेंडन। और दूसरा चीज आता है इसेंट्रिक टेंडन। कॉन्सेंट्रिक टेंडन कहने का मतलब है कि अगर आप जो टेंडन लगा रहे हैं उस सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग होता है, तो ये हुआ आपका कॉन्सेंट्रिक टेंडन। यानी कि अगर आप सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग लगाए हैं, पी फोर्स इधर से खींचा है, पी फोर्स लगा के इधर से स्ट्रेस किया है, तो ये हुआ आपका कॉन्सेंट्रिक। और इसेंट्रिक का मतलब हुआ कि वही आपका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उससे कुछ नीचे या ऊपर होगा, तो उसको बोलेंगे इसेंट्रिसिटी। यानी उसमें इसेंट्रिसिटी आ गया, इसेंट्रिक टेंडन हो गया। जो टेंडन लगेगा ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है, सॉरी ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है। और यहाँ पे अगर आप बार लगाते हैं तो ये इसेंट्रिसिटी ई जनरेट करता है, और ये जो टेंडन जो लगेगा इसको बोलेंगे इसेंट्रिक टेंडन। तो इस तरह इसमें कैसे आपका स्ट्रेस डायग्राम वेरी करता है, इसमें कैसे स्ट्रेस डायग्राम वेरी करता है, यही आप लोग कंसेप्ट में देखेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, अभी तक जो हमने पढ़ा है, तो हम लोग बार बार इसमें टेंशन लगाकर स्ट्रेस कर रहे थे। तो एक बात सोचिए, जब टेंशन लगाकर दोनों तरफ से स्ट्रेस कर रहे हैं, उसके बाद जब आप बार कट कीजिएगा तो क्या होगा कि यही टेंशन आपका कंप्रेशन में चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर दोनों तरफ से खींच रहे हैं, खींचने के बाद अगर उसको कट कर देते हैं, कंक्रीटिंग हो गया, हार्ड हो गया, इसके बाद दोनों तरफ से कट किया, तो क्या होगा, दोनों तरफ से बार जो है अपना इनिशियल पोजीशन में सिकुड़ना चाहेगा। तो सिकुड़ने पर क्या होगा कि बीम में कंप्रेशन जनरेट हो जाएगा। यही आपका टेंशन कंप्रेशन में चेंज हो जाएगा जब आप कट कीजिएगा। तो इसी का तो यूज है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे तो इसेंट्रिक टेंडन में किस तरह से वेरी करता है। तो पहला चीज आप देखिएगा कि इसमें पहला हम लोग देख रहे हैं कि किसके कारण स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। पी फोर्स पी के कारण जो स्ट्रेस जनरेट करवा रहे हैं वो हुआ, यानी कि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स पी है। यानी कि हम लोग पहला चीज आप लिखिएगा इसमें कि स्ट्रेस ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स क्या होगा। अगर ये आपका बीम का सेक्शन है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, इसी के अलग आप लगा रहे हैं फोर्स, तो आपका क्या होगा
ये इसका एरिया, सेक्शनल एरिया ए है, तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, स्ट्रेस क्या जनरेट होगा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के कारण, P बाई ए, यानी कि सिग्मा सी, यानी कि सिग्मा सी जो होगा कंक्रीट में जो स्ट्रेस जनरेट हुआ सिग्मा सी, ये होगा P बाई ए। और जो एक और जो हम लोग यूडीएल लोड लगा रहे हैं, ये जो यूडीएल लग रहा है, इसके कारण जो मोमेंट जनरेट होगा उसको हम लोग मान के चलते हैं कि अगर वो जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो मोमेंट m जनरेट हो रहा है, तो उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा, यानी कि स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल मोमेंट सिग्मा बी, ये बेंडिंग जनरेट करेगा, ऊपर से लोड लग रहा है, ऊपर से मोमेंट लग रहा है, तो ये क्या होगा, इस तरह से बेंट होगा, तो क्या होगा, सिग्मा बी क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग पता कर लेते हैं, हम बेंडिंग इक्वेशन लगाएंगे। क्या होता है, सिग्मा बी बाई वाई बराबर एम बाई आई, यही होता है। तो सिग्मा बी हमको पता करना है, तो सिग्मा बी बराबर क्या हो जाएगा, एम बाई आई अब बाई वाई, आई बाई वाई को जानते हैं कि सेक्शन मॉडुलस कहते हैं, यानी कि एम बाई जेड, यानी कि सिग्मा बी के जगह पर हम लोग रख सकते हैं एम बाई जेड। अब बात आती है कि ये एम बाई जेड पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो सोच के देखिए, ऊपर से लोड लग रहा है, अगर आप स्ट्रेस डायग्राम बनाइएगा तो ऊपर वाला जोन में कंप्रेशन जनरेट होता था, नीचे वाला में टेंशन जनरेट होता था। अगर ऊपर डिवीजन का लेंगे ये स्ट्रेस बेंडिंग इक्वेशन के थ्रू, तो ये ऊपर वाला में आपका कंप्रेशन आएगा, उसको पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे टेंशन आएगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, एकदम रट लीजिए कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे कंप्रेशन को पॉजिटिव ले रहे हैं, कंप्रेशन को पॉजिटिव ले रहे हैं और टेंशन को निगेटिव ले रहे हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, नहीं तो फिर अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया है या फिर दिया गया है। हम जो एनालिसिस करने वाले हैं तो कंप्रेशन को पॉजिटिव लेंगे, टेंशन को निगेटिव लेकर करने वाले हैं। तो सोच के देखिए, अगर ऊपर वाला पोर्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव एम बाई जेड होगा, अगर नीचे वाला में चलते हैं तो निगेटिव एम बाई जेड होगा, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, कंप्रेशन को पॉजिटिव और टेंशन को निगेटिव। तो यहाँ पर जो हम लोग स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका बीम का सेक्शन हुआ, इसका विड्थ b है, यहाँ पर आपका लोड लग रहा है। तो एक तो आपका जो डायरेक्ट स्ट्रेस जो इसके कारण जनरेट हो रहा है P बाई ए, तो ये होल सेक्शन में यूनिफॉर्मली जनरेट होगा, मतलब कि इस तरह से जनरेट होगा। ये आपका सेक्शन हुआ, ये मान के चलिए आपका P बाई ए है, तो ये पूरा में यूनिफॉर्मली जनरेट होगा, क्योंकि ये मिड पे है इसलिए ये यूनिफॉर्मली जनरेट होगा P बाई ए। ये सिग्मा C बराबर हुआ, ये किसके कारण हुआ, ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ये इसके कारण हुआ। दूसरा चीज किसके कारण आ रहा है स्ट्रेस, स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल मोमेंट, एक्सटर्नल मोमेंट के कारण आपका स्ट्रेस जनरेट हो रहा था। एक्सटर्नल मोमेंट के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा, तो वो स्ट्रेस डायग्राम किस तरह से होगा, जिस तरह से हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ऊपर में क्या है, ऊपर में कंप्रेशन है तो ये चल जाएगा पॉजिटिव में, और नीचे में टेंशन है तो ये इस तरह से आ जाएगा। जब दोनों तरफ को मिलाइएगा तो ये एक तरह से का ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा आपका। ये हो गया आपका प्लस एम बाई जेड, ये पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है एम बाई जेड। तब अब देखिएगा यहाँ पर ये किसके कारण हुआ है, आपका एक्सटर्नल के कारण, एक्सटर्नल मोमेंट, ड्यू टू एक्सटर्नल मोमेंट। तो अब फाइनल आपका क्या बना, फाइनल स्ट्रेस डायग्राम आपका बनेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, इधर भी ये पूरा पॉजिटिव है, ऊपर से नीचे लेके पॉजिटिव, ये ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो क्या होगा, ये और ये दोनों जुट जाएगा, तो ये वाला पोर्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना हो गया। और जो है ये जो है इधर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो कुछ घटेगा तो कुछ नीचे कम जाएगा ये चीज, यानी कि आपका ये इतना ही बढ़ेगा कुछ इस तरह से, ये चीज इस तरह से ट्रेपेजियम टाइप का बन जाएगा। ये आपका फाइनल स्ट्रेस हुआ, ये फाइनल स्ट्रेस, यानी कि ये मिल जाएगा आपको P बाई ए प्लस एम बाई जेड, ये हो जाएगा आपका P बाई ए माइनस एम बाई जेड। देखिए फायदा क्या हुआ प्री स्ट्रेस का, जब आप कॉन्सेंट्रिक टेंडन लगाए हैं तब क्या हुआ कि ऊपर तो आपका कंप्रेशन जोन है जो इस लाइन के उधर गया है, यानी कि राइट साइड में गया है,
तो ये आपका हो गया कंप्रेशन जोन। तो दोनों तरफ कंप्रेशन जोन है। पहला तो कि ऊपर आपका कंप्रेशन जोन है, ये जो बढ़ गया ऊपर के कारण, एक्सटर्नल के कारण बढ़ गया है, तो ये कंप्रेशन जोन बढ़ गया। नीचे के कारण कुछ घटा है, फिर भी आपका कंप्रेशन जोन इतना बचा हुआ है। पहले क्या हुआ था कि जब आप लोड लगाते थे, जैसे ही आपका टेंशन जोन क्रिएट हो जाता था नीचे, इसमें क्या है अभी भी कंप्रेशन है, तो आप लोड लगा सकते हैं, अभी आपका टेंशन जोन जनरेट नहीं हुआ है। तो ये फायदा हुआ कि कुछ हद तक आपका इसमें टेंशन को आने नहीं देगा, टेंशन को काउंटरएक्ट करेगा कंप्रेशन जितना बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो दूसरा चीज आता है आपका इसेंट्रिक टेंडन का, वो चीज हम लोग देखते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्या है, पॉज करके लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा। ऐसे हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे कोचिंग में, कोचिंग के थ्रू आपको मिल जाएगा। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इसेंट्रिक टेंडन क्या होता है। इसेंट्रिक का हम लोग मतलब बता चुके हैं। इसेंट्रिक टेंडन का मतलब हुआ कि आप सेंट्रोइडल एक्सिस है, जो बीम का जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, उससे कुछ इसेंट्रिसिटी पे लगा दीजिए अगर आप टेंडन, तो वो हो गया इसेंट्रिक टेंडन। यानी कि अगर आपका बीम का सेंट्रोइडल एक्सिस ये है, उससे कुछ नीचे लगाइए, यानी कि इतना पर हम बार लगाते हैं, टेंडन लगाते हैं, इसको एंकर से हम लोग लगा देते हैं। कुछ इस तरह का एंकर अगर हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आप टेंडन लगाते हैं, उसके कारण से हम बताते हैं कट करने के बाद वही टेंशन आपका कंप्रेशन में चेंज होता है, यानी कि फोर्स पी जो लगा है वो नीचे लगा है, जिसके कारण से आपका प्री स्ट्रेसिंग कंप्रेशन जनरेट हुआ। यहाँ पर देखिएगा ये कितना दूरी पर लगा है, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो इसेंट्रिसिटी है आपका ई है। इसका स्ट्रेस डायग्राम वेरी करने के लिए आप देखिएगा, पहले तो आप बीम का सेक्शन बना लीजिए। यहाँ पे ये आपका बीम का सेक्शन हुआ, विड्थ बी हुआ, ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये जो है आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है। अब आप देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, जब आप 100 में पढ़े होंगे, तो एक तो आपका पी के कारण जो स्ट्रेस जनरेट हुआ, तो एक तो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग पी को हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, तो ये आपका पी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट करेगा जो पी बाई ए करेगा। जो डायरेक्ट स्ट्रेस यानी कि कंक्रीट में जो स्ट्रेस आएगा, ये डायरेक्ट स्ट्रेस सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग जो काम करेगा, ये डायरेक्ट स्ट्रेस यूनिफॉर्मली वेरी करेगा, यानी कि पी बाई ये हुआ। और इसेंट्रिसिटी के कारण एक मोमेंट जनरेट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे पी। मोमेंट क्या हो गया, पी इंटू ई, फोर्स इंटू डिस्टेंस मोमेंट हुआ। अब बाई अगर जेड करते हैं तो ये हुआ आपका, उसके कारण जो मोमेंट के कारण जो बेंडिंग लगेगा, इस तरह से आपका जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है, इस तरह से जो आपका मोमेंट क्रिएट हो रहा है, यही आपका मोमेंट है। किसके कारण, इसेंट्रिसिटी के कारण आपका मोमेंट आ रहा है। तो इसेंट्रिसिटी के कारण जो आपका मोमेंट आ रहा है, ये मोमेंट है पी ई बाई जेड, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस आप बाई जेड कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग बेंडिंग इक्वेशन में निकाले थे एम बाई जेड, उसी तरह से ये एम ही है लेकिन पी इंटू ई के फॉर्म में है, तो एम बाई जेड हो गया ये आपका। तो एक तो आपका आया, फोर्स को ट्रांसफर कर दिया सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग, तो ये यूनिफॉर्म हो गया। और इसके कारण इसेंट्रिसिटी के कारण जो मोमेंट आ रहा है, वो मोमेंट किस तरह से आएगा, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये इधर से लग रहा है, तो ये बीम को इस तरह से बेंड करवाना चाह रहा है, दोनों तरफ से आपका इस तरह से मोमेंट लगेगा, इसके कारण इसेंट्रिसिटी के कारण। तो ऊपर आपका टेंशन जनरेट होगा, नीचे कंप्रेशन। तो जो टेंशन जनरेट होगा उसको निगेटिव लेंगे, जो कंप्रेशन जनरेट होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। तो देखिए आपका बीम का सेक्शन कुछ इस तरह से स्ट्रेस डायग्राम यहाँ पर वेरी करेगा। इस तरह से वेरी करवा दिया हम लोगों ने, ये निगेटिव हुआ, ये आपका पॉजिटिव हुआ। ये क्या हुआ, पी ई बाई जेड, ये हुआ पी ई बाई जेड, लेकिन ये पॉजिटिव हुआ, ये आपका निगेटिव हो गया। ये किसके कारण हुआ है, इसेंट्रिसिटी के कारण हुआ है। अब देखेंगे जो ऊपर से लोड लगेगा, जो मोमेंट इसके कारण जो क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोगों ने मान लिया है एम मान लिया। तो उसके कारण जो मोमेंट क्रिएट होगा, तो वो किस तरह से उसका डायग्राम बनेगा, देखिएगा। जो जनरली हम लोगों ने बीम सेक्शन में पढ़ा है, किस तरह से कि जब लोड लगता है तो ऊपर कंप्रेशन जोन जनरेट होता था, ये आपका अगर बीम सेक्शन देखें तो ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन जनरेट होता था। तो उसी तरह से ऊपर जब कंप्रेशन होगा तो इसको पॉजिटिव लेंगे, जो नीचे टेंशन जनरेट होगा इसको निगेटिव लेंगे, दोनों को मिलाइए, इस तरह से हो जाएगा आपका ये पॉजिटिव या निगेटिव। ये एम बाई जेड होगा, बेंडिंग इक्वेशन से निकालिएगा आप, ये एम बाई जेड होगा, बशर्ते ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये किसके कारण आया है, ये आया है आपका एक्सटर्नल फोर्स के कारण। ये हुआ आपका फोर्स स्ट्रेस ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स
CG एक्सिस। ये हुआ आपका फोर्स ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, स्ट्रेस ड्यू टू, लिखा हुआ समझिएगा आप, इसेंट्रिसिटी। ये हुआ आपका एक्सटर्नल मोमेंट के कारण, ड्यू टू एक्सटर्नल मोमेंट। तो इस तरह से आपका स्ट्रेस डायग्राम वेरी करेगा। अब देखिएगा आपका फाइनल स्ट्रेस डायग्राम जो है किस तरह से वेरी कर रहा है। उसमें क्या था कि आपका दो ही रीजन जनरेट हुआ था, एक तो आपका डायरेक्ट वाला जो सेंट्रोइडल एक्सिस के लंग लग रहा था, एक जो एक्सटर्नल के कारण था। एक यहाँ पर नया चीज आया है, मोमेंट के कारण जो इसेंट्रिसिटी आ रहा है, इसेंट्रिसिटी के कारण जो मोमेंट आ रहा है, ये डायग्राम बन गया है। तो देखिएगा आपका जो फाइनल डायग्राम बनेगा किस तरह से बनेगा। फाइनल डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा। देखिए ये पॉजिटिव है पूरा, ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव, तो ये दोनों जुटेगा, ये कुछ घट जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ गया, फिर कुछ ये घट गया, कुछ इस तरह का बनेगा। ये कुछ घटेगा, ये कुछ कम रहता है, ये कुछ बढ़ जाता है। ऊपर से जब नीचे जब कंप्रेशन लग रहा है तो कंप्रेशन जोन वाला ज्यादा हो जाता है, ये कुछ कम ही घटता है। टेंशन लोड के कारण जो टेंशन आ रहा है कुछ कम ही घटता है, तो ये वाला रीजन बढ़ जाता है, ये वाला कुछ कम बढ़ता है। तो इस तरह से जनरेट होता है। तो देखिए कंप्रेशन तो दोनों तरफ है, दोनों इस लाइन के बाहर ही है, यानी कि लेफ्ट राइट साइड ही है, तो दोनों पॉजिटिव है, लेकिन ये ज्यादा पॉजिटिव है, यानी कि नीचे वाला जोन में ज्यादा कंप्रेशन जनरेट हो रहा है, ऊपर वाला जोन में कम कंप्रेशन जनरेट हो रहा है। लेकिन जनरेट हो रहा है कंप्रेशन ही। अब ऊपर से लोड लगाइएगा तो नीचे ज्यादा कंप्रेशन है, तो टेंशन आने का कोई चांस नहीं रहेगा। जब बहुत ज्यादा जब बीम जो है फेल होने के कंडीशन में आएगा तब नीचे आपका टेंशन जनरेट हो रहा होगा, नहीं तो आपका कंप्रेशन ही रहेगा। तो आपका जो बीम का उसी लोड के लिए, जिस लोड के लिए आप पहले बीम डिजाइन करते थे, उसी लोड के लिए अगर आप बीम डिजाइन कर रहे हैं प्री स्ट्रेस के थ्रू, तब आपका बीम का सेक्शन साइज घटेगा। क्यों? क्योंकि नीचे आप कंप्रेशन जोन जनरेट करवा दिए, जिस कारण से ज्यादा लोड कैरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि नीचे जो टेंशन है वो टेंशन नहीं आने देगा। अब पहले बीम टेंशन में ही फेल करता था, अब टेंशन आएगा ही नहीं। ये फायदा हुआ प्री स्ट्रेसिंग का। ये क्या हुआ? P बाई ए माइनस PE बाई जेड अब प्लस M बाई जेड। ये क्या हुआ आपका? P बाई ए प्लस PE बाई जेड माइनस M बाई जेड। ये चीज आया आपका न्यूमेरिक वैल्यू। आपका इसमें क्वेश्चन थ्योरी नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछने वाला है, तो इसलिए ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जनरली कॉन्सेप्ट हुआ। अगर इसको एनालाइज करेंगे तो यही चीज आप देखेंगे कि नीचे वाला रीजन में ज्यादा कंप्रेशन आया है, ऊपर वाला रीजन में कम कंप्रेशन है, लेकिन कंप्रेशन दोनों जोन में है, नीचे टेंशन आने का चांस नहीं रहेगा, इसके कारण से बीम फेल होने का चांसेस घट जाता है। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज क्या है प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाने का, क्या क्या एडवांटेज है। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एडवांटेज की तरफ चलेंगे तो इसको जरा देख लेते हैं, मिटा लेते हैं। एडवांटेज ऑफ PSC यानी कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट का क्या एडवांटेज है। तो पहला है इसमें आपका कि इसमें जो है यूटिलाइज फुल सेक्शन ऑफ द बीम, यानी कि इसमें जो है बीम का फुल सेक्शन का यूटिलाइज रहा है। इसमें हम लोग देखते थे LSM या WSM में जब आप लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें जंक्शन में सीधा सीधा ये चीज कह दिया जाता था कि आपका जो कंक्रीट जो टेंशन जोन का है उसको हम लोग मान लेंगे नेग्लिजिबल, यानी कि नीचे वाला जो कंक्रीट था उसको हम लोग एज्यूम ही नहीं करते थे, आपका यूटिलाइज ही नहीं होता था बीम का नीचे वाला सेक्शन। लेकिन आपका PSC में आपका यूटिलाइज हो जाएगा। तो आपका फायदा क्या हुआ कि नीचे वाला जब आप सेक्शन यूटिलाइज कर रहे हैं तो यानी कि फुल सेक्शन यूटिलाइज हो रहा है, यानी कि नीचे वाला भी अब लोड ले रहा है। जब नीचे वाला ही लोड ले रहा है यानी कि आपका सेक्शन साइज घट जाएगा उसी लोड के लिए जब आप डिजाइन कीजिएगा तब। और क्या होगा? जब सेक्शन साइज घटेगा तो आपका सेल्फ वेट घट जाएगा बीम का। तो ये फायदा हुआ, सबसे पहला फायदा। और दूसरा चीज ये भी होगा कि आपका इसमें डक्टिलिटी बढ़ जाएगा। डक्टिलिटी बढ़ेगा, डक्टिलिटी बढ़ने से इसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन कम आएगा। डिफ्लेक्शन कम आएगा यानी कि नीचे की ओर जो डिफ्लेक्ट करता था वो बहुत कम होता था। इसमें डक्टिलिटी आ जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोड लगाइएगा तो इनिशियल पोजीशन में जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। और क्या होता है? ये डिफ्लेक्शन कम होगा, यानी कि नीचे की ओर सैग बहुत कम होता है। तीसरा है कि इसमें शियर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तीसरा है आपका कि इंक्रीजिंग शियर रेजिस्टेंस।
शियर रेसिस्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा। चौथा आता है शियर रेसिस्टेंस बढ़ने के बाद आपका L/D रेशियो यानी कि स्पैन डेप्थ रेशियो, स्पैन डेप्थ रेशियो यानी कि L/D जो रेशियो होता था ये आपका बढ़ के 40 से 45 हो जाएगा। जैसे आप पढ़ते थे कि 7, 20, 26 होता था, याद है कुछ? ये होता था कैंटिलीवर के लिए, ये होता था आपका सिंपली सपोर्टेड के लिए, ये होता था आपका कंटिन्यूअस बीम के लिए। तो ये 7, 20, 26 से सीधा 40, 45 तक चला जाएगा। तो ये फायदा होता है स्पैन डेप्थ रेशियो का, यानी कि इसमें लंबा सेक्शन आप बना सकते हैं, ज़्यादा लंबा बना सकते हैं। हाँ, इसमें क्या है एक चीज़ और कि उसमें क्या है कि हम लोग ये मान के चलते थे एलएसएम में कि आपका जो एलएसएम जो था वो ये कहता था कि आपका जो नीचे वाला रीजन है, हम ये मान के चलते हैं कि जो कंक्रीट टेंशन में आ रहा है उसको हम लोग कह देते थे कि क्रैक्ड कंक्रीट है, ये लोड नहीं लेगा। लेकिन इसमें अनक्रैक्ड कंक्रीट रहेगा, यानी कि इसमें कंक्रीट क्रैक नहीं करेगा। हम तो नीचे लिखे हैं क्या कि रिमेन्स अनक्रैक्ड कंक्रीट बिलो न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी कंक्रीट जो है आपका अनक्रैक्ड होगा। तीसरा चीज आता है कि आपका जो इससे पीएससी से जो बीम डिजाइन होगा वो आपका ज्यादा लोड ले सकता है, जहां पे वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, वाइब्रेशन जो क्रिएट हो रहा है, या फिर जो आपका इम्पैक्ट कहीं पे क्रिएट हो रहा है, या आपका एब्रेशन जो क्रिएट हो रहा है, वहां पे इस तरह का यूटिलाइज करते हैं। पीएससी से जो बीम बना है या फिर जो भी मेंबर बना है उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो बीम स्लीपर बनता है कंक्रीट का रेलवे में, वो होता है पीएससी का ही बना हुआ होता है। जो ब्रिज में देखे होंगे कि गर्डर बनता है जो लंबा लंबा दिया था स्पैन टाइप का, वो भी आपका पीएससी उसमें किया हुआ रहता है। तो क्या होता है कि ये सब लोड को ज़्यादा सहने में ज़्यादा कारगर होता है। अब हम लोग देखेंगे पीएससी का डिसएडवांटेज क्या है। ये सारा चीज़ आपका इसका फुल नोट्स आपको मिल जाएगा, पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। डिसएडवांटेज ऑफ पीएससी, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो पहला इसमें आता है कि इसमें आपको स्किल्ड लेबर चाहिए। आपको ये जो नॉर्मल जो आपका जो मिस्त्री है ये नहीं बना सकता है, आपके इसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, आपका स्किल्ड पर्सन रिक्वायर करता है। दूसरा चीज़ है कि इसमें है जो स्पेशल टेक्निक यूज होता है, उसमें नहीं होता था। जो एलएसएम वगैरह से डिजाइन करते थे, जो नॉर्मली जो कंक्रीट हम लोग बनाते थे या बीम बनाते थे, उसमें नहीं होता था। इसमें स्पेशल टेक्निक यूज होता है। इसमें आता है आपका कि जो आप बार वगैरह यूज कीजिएगा, जो टेंडन बनाते हैं या फिर जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है उससे ज़्यादा होता है, यानी कि हाई स्ट्रेंथ मटेरियल यूज होता है। हाई स्ट्रेंथ मटेरियल यूज होता है। और इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखा जाता है। जबकि उधर वाले जो हम लोग पढ़े थे उसमें थोड़ा बहुत इधर वगैरह इधर उधर भी होता था, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता था, ज़्यादा परेशानी नहीं होता था। लेकिन इसमें आपको क्वालिटी कंट्रोल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हाई ग्रेड ऑफ स्टील या हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखेंगे हम लोग क्या क्या मेथड है प्री स्ट्रेसिंग का। प्री स्ट्रेसिंग का जनरली 2 मेथड है। पहला मेथड आता है आपका एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग और दूसरा मेथड आता है आपका इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग। तो एक्सटर्नल में क्या होता है, इंटरनल में क्या होता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। ये है आपका एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग। हाँ, एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग का मतलब है कि अगर आप जो टेंडन लगा रहे हैं वो आपका मेंबर से बाहर है। जैसे मान लीजिए एक इस तरह का आप सेक्शन बनाएंगे। अगर आप सोनपुर की तरफ जाते पहले तो इस तरह का आपको सेक्शन दिखाई देता। कैनाल वगैरह बनता है या फिर अगर ब्रिज वगैरह बनता है या फिर कार पार्किंग के लिए बनता है तो इस तरह का सेक्शन बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि इस तरह से मान लीजिए कि ये आपका शेडेड रीजन है, ये आपका बीम है इधर, या फिर जो कंक्रीटिंग किया हुआ है वो वाला रीजन है। और यहाँ पर एक चीज़ होता है, यहाँ पर आप टेंडन प्रोवाइड करते हैं। तो देखिएगा ये नीचे अंदर में जो है सो हॉलो है, तो यहाँ पर अगर आप टेंडन प्रोवाइड कराते हैं तो ये हुआ एक्सटर्नल
एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग। वही अगर आप जो बीम वगैरह बनाते हैं या फिर जो गर्डर वगैरह बनाते हैं, इसमें क्या क्या आता है कि अंदर में आप टेंडन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो होता है इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग। इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग तो जनरली हम लोग जो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसका बहुत वास्ट यूज है इंटरनल का, एक्सटर्नल का बहुत कम है। एक्सटर्नल का बहुत कम है, इंटरनल का बहुत ज़्यादा है। और इंटरनल को ही आगे चल के दो रीजन में क्लासिफाई किया जाता है। पहला रीजन आता है आपका प्री टेंशनिंग मेथड, और इसी में आता है दूसरा पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग मेथड और पोस्ट टेंशनिंग मतलब, प्री टेंशनिंग का मतलब हुआ कि पहले ही आप टेंशन लगा दीजिए, उसके बाद कंक्रीटिंग कीजिए। पोस्ट टेंशनिंग का मतलब हुआ कि पहले कंक्रीटिंग कर लीजिए, उसके बाद टेंशन लगाइए। समझ में आ गया? तो इसमें हम लोग देखेंगे डीपली क्या है प्री टेंशनिंग और क्या है पोस्ट टेंशनिंग, क्या इसका स्टेप है, कौन सा मटेरियल यूज होता है, कौन सा इक्विपमेंट्स यूज होता है, ये हम लोग देखेंगे। एग्जाम में पूछ सकता है यह चीज़, इसलिए आप बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा। हाँ तो देखिए, अब हम लोग प्री टेंशनिंग मेथड पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोग देखे थे कि प्री टेंशनिंग मेथड होता क्या है, ये हम लोग जानने वाले थे। तो प्री टेंशनिंग मतलब होता है कि आप जो स्ट्रेस जो जनरेट कर रहे हैं वो कंक्रीट कास्टिंग के पहले ही कर दे रहे हैं। यानी कि इसमें क्या है कि एक आपका प्री स्ट्रेसिंग इक्विपमेंट्स यूज होता है। पहला तो प्री स्ट्रेसिंग बेड, ये जो आपका बेड दिख रहा है ये प्री स्ट्रेसिंग बेड है। इस पे एक इंड इब्यूटमेंट इधर लगा हुआ होता है, एक इंड इब्यूटमेंट इधर लगा हुआ होता है। इधर क्या होता है कि एंकरिंग डिवाइस होता है, और इधर भी एक एंकरिंग डिवाइस में हम लोग जैक लगा देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आप टेंडन जो लगाए हैं, ये जो आप बार जो देख रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे थे टेंडन। इसको क्या बोल रहे थे? टेंडन। जो बार लगाते हैं इसमें हम लोग बोलते हैं टेंडन। तो जो टेंडन लगा के इधर एंकर किया हुआ है, इसी टेंडन को अंदर से अंदर टेंडन एंकर किया हुआ है, और दूसरे तरफ से इसको खींच रहे हैं, यानी हाइड्रोलिक जैक या मैकेनिकल जैक, किसी भी तरह का जैक से इसको हम फोर्स पी लगा के इधर खींच रहे हैं। खींचने के बाद इसमें स्ट्रेस जनरेट हो गया, इधर भी फोर्स पी लग रहा है, इधर भी फोर्स पी लग रहा है। दोनों तरफ अगर एक्शन उधर की ओर होना चाहिए, रिएक्शन इधर के भी होना चाहिए, तो इसमें स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा पी का। और जब स्ट्रेस जनरेट हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इस मोल्ड में आप कंक्रीटिंग कीजिए। कंक्रीटिंग करने के बाद इसको 28 दिन के लिए क्यूरिंग होने के लिए छोड़ दीजिए, यानी कि उसको हार्ड होने के लिए, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए उसको जब छोड़ दीजिएगा, छोड़ने के बाद 28 दिन के बाद जब इसको कट कीजिएगा, तो कट करने के बाद जो यही बीम सेक्शन है आपको कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। ये जो अभी इनिशियल पोजीशन आपको इस तरह से दिखेगा, फिर कुछ इस तरह से बेंट हो जाएगा। यानी कि आपका जो फोर्स पी जो उधर से लगाए थे, जो स्ट्रेस किए थे, उसके बाद कट करने के बाद यही स्ट्रेस कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट करने लगता है नीचे वाला रीजन में। जब नीचे वाला रीजन में कंप्रेशन जनरेट करने लगेगा तो ये कुछ इस तरह से बेंट हो जाएगा। अब इस पर लोड लगाइएगा तो पहले इनिशियल पोजीशन में आएगा, फिर नीचे की ओर बेंड होगा। तो इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज हुआ? प्री स्ट्रेसिंग बेड हुआ, इंड इक्विपमेंट्स, मोल्ड, जैक, एंकरिंग डिवाइस। और इसमें स्टेप यूज हुआ, क्या हुआ कि पहला तक के हम लोग एंकर किए, ये जो बार लगा इसको एंकर किए दोनों तरफ, उसके बाद हाइड्रोलिक जैक लगाकर इसको खींच दिए, यानी कि स्ट्रेस जनरेट करवा दिए इस टेंडन में। उसके बाद कंक्रीटिंग किए, कंक्रीटिंग करने के बाद इसको कास्ट होने के लिए छोड़ दिए। कंक्रीटिंग कास्टिंग के बाद 28 दिन के बाद इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से कट करेंगे। कटिंग करने के बाद यही जो मेंबर बना, इसको मेंबर के लिए हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो ये आपका हो गया प्री टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग में इस तरह से यूज होता है। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि आप जो है ये सूटेबल होता है प्री कास्ट मेंबर के लिए। हाँ, एक साथ आप जैसे प्री कास्ट मेंबर हुआ कि इसको आप बना लिए, इसको आप ले जाकर कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये हुआ प्री कास्ट। कास्ट इन सिटू, जहाँ बनाना है वहीं पर आप ले जाके यूज कीजिए, डायरेक्ट वहीं पर जाकर करना है। तो लेकिन हम लोग जब प्री टेंशनिंग करते हैं तो ये प्री कास्ट में यूज होता है। इसका एडवांटेज ये है कि प्री कास्ट में इसका यूज कर सकते हैं, कास्ट इन सिटू में इसका यूज नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ और है कि ये जो होता है एक बार में ज़्यादा अमाउंट में कोई भी मेंबर बना सकते हैं। जैसे स्लीपर बनता है तो स्लीपर बनने के लिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि बहुत सारा, एक ही बार यहाँ से लेके बार यहाँ एंकर किए, इधर से खींचने शुरू कर दिए। एक बार एक ही बार यहाँ से यहाँ तक खींचा रहा है। इसमें अलग अलग मोल्ड लगा दिया गया है, अलग अलग मोल्ड लगा दिया गया है। देखिए,
तो क्या हो रहा है, एक बार में मेरा 3 मेंबर तैयार हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बहुत दूर तक ले जाएंगे तो उतना ज्यादा मेंबर तैयार होगा। एक ही बार स्ट्रेस कर रहे हैं, सबको कंक्रीटिंग कर दे रहे हैं मोल्ड में, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो देखिए एक ही बार में बल्क अमाउंट में मेरा मेंबर तैयार होता है। लेकिन जब हम लोग पोस्ट टेंशनिंग पढ़ेंगे तो पोस्ट टेंशनिंग में ऐसा नहीं होता है। प्री टेंशनिंग में बल्क अमाउंट में होता है, प्री कास्ट हो सकता है, इसमें प्री कास्ट मेंबर में यूज होता है। और तीसरा है डिसएडवांटेज में हम लोग चलते हैं। तो डिसएडवांटेज में पहला चीज है, इसमें आपको एक प्री स्ट्रेसिंग बेड का जरूरत पड़ेगा, जो कि सभी जगह अवेलेबल नहीं है। दूसरा बात है कि अगर आप ये प्री स्ट्रेसिंग मेथड से कोई मेंबर बनाना चाहते हैं तो मेंबर बनाने के बाद आपको 28 दिन तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके मेंबर तैयार होगा। और तीसरा चीज है कि आपको जो, हाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो आप स्ट्रेस हम स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं टेंडन में, यही स्ट्रेस आपका कंक्रीट मेंबर में ट्रांसफर हो जा रहा है, तब ना कंप्रेशन जो क्रिएट कर रहा है नीचे। ये कैसे हो रहा है कि ये जो आप टेंडन लगाए हैं, टेंडन में जो रीप बना हुआ है, इस तरह से जो रीप बना हुआ होता है, देखिएगा आप, जो HOSD बार होता है जो घर वगैरह में यूज होता है, इस रीप के यानी जो ट्रांसमिशन लेंथ है, इसी के थ्रू आपका जो ये कंप्रेशन फोर्स है, कंप्रेशन स्ट्रेस है, ये कंक्रीट में ट्रांसफर हो रहा है। इसमें कुछ लगाया गया नहीं है, ये आपका फ्रिक्शन के कारण ये जो स्ट्रेस है, इधर से जो स्ट्रेस जो जनरेट हुआ था वो कंक्रीट में ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसमिशन लेंथ के कारण। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका बॉन्ड बहुत बढ़िया होना चाहिए कंक्रीट और टेंडन के बीच में, तभी होगा। अगर परफेक्ट बॉन्ड होना चाहिए तब आपका ये प्री स्ट्रेसिंग बनेगा। अगर आप परफेक्ट बॉन्ड नहीं होता है तो ये आपका बेकार है इस तरह से करना। तो अब हम लोग देखते हैं पोस्ट टेंशनिंग मेथड में। तो पोस्ट टेंशनिंग मेथड में कुछ खास नहीं है, बस इसी तरह से है। उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, उसमें आपको प्री स्ट्रेसिंग बेड का जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे देखिएगा। हाँ, तो हम लोग अब देखेंगे पोस्ट टेंशनिंग मेथड में क्या होता है। इसमें एक बीम, जब हम आप लोग बीम बनाते हैं तो इसमें क्या क्या आता है कि पहले इसमें जब टेंडन लगाते हैं तो टेंडन पहले नहीं लगाते हैं। पहले जनरली जैसे बीम हम लोग डिजाइन करते हैं उस तरह से कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको बीम डिजाइन करना है तब बीम पहले आप बना लीजिए, ठीक है। इसमें बार वगैरह नहीं लगाना है, बीम लगाना है। बीम बनाना है तो बीम बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, इसमें एक डक्ट लगा देते हैं। डक्ट का मतलब हुआ कि एक पाइप तरह का, यानी कि पतला पाइप लगा देते हैं। जितना mm का आपको टेंडन देना है उस तरह से आपको डक्ट लगा देना है। डक्ट लगाने के बाद आप कंक्रीटिंग कर दीजिए। जहाँ पे आपको कंक्रीटिंग करना है, जैसे साइड पे करना है तो डायरेक्ट साइड पे कर सकते हैं, या फिर अगर ब्रिज का गर्डर बनाना है तो डायरेक्ट आप ब्रिज के एब्यूटमेंट पर भी आप गर्डर बना दीजिए। उसके बाद क्या करना है, डक्ट लगा के गर्डर बना दिए। उसके बाद क्या करना है कि इसमें आप टेंडन प्रोवाइड कराइए। देखिए यहाँ पर टेंडन प्रोवाइड किया गया है, डक्ट लगाए, टेंडन प्रोवाइड किए, और दोनों तरफ से एंकरिंग डिवाइस। ये पहले आपका बीम बना हुआ है डक्ट लगा के, उसके बाद हम टेंडन लगा दिए। टेंडन लगाने के बाद दोनों तरफ एंकरिंग डिवाइस लगा दिए, लगाने के बाद एक तरफ से इसको पहले खींच लेंगे। ये फोर्स पहले इधर से लगेगा फोर्स P, हाइड्रोलिक जैक या मैकेनिकल जैक से दोनों तरफ से खींचिए। खींचने के बाद क्या करेंगे कि फिर जब एंकरिंग डिवाइस बढ़िया से जब टाइट हो जाएगा, जितना स्ट्रेस लगाना था हम लगा लिए, उसके बाद एंकर कर देंगे डिवाइस से। एंकर करने के बाद क्या होगा, इस जैक को फिर निकाल लिया जाएगा, और निकालने के बाद जो डक्ट होगा, तो डक्ट या फिर जो एंकर वाला जो आपका होल होगा, उसको हम लोग मोर्टार से उसको भर देंगे, यानी कि ग्राउटिंग कर देंगे। ग्राउटिंग करने के बाद आपका मेंबर तैयार होगा। इसके लिए 28 दिन आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या किए कि पहले बीम बनाने के लिए डक्ट के साथ पहले बीम बना दीजिए, उसमें आप टेंडन डालिए, उसके बाद स्ट्रेस कर दीजिए P लगा के फोर्स। उसके बाद आप क्या कीजिए कि हाँ, डक्ट लगा के एंकर किए। एंकर करने के बाद आपका फोर्स P काम किया, स्ट्रेस हो गया, उसके बाद आपका बीम इस तरह से फिर आपका कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो इसमें एक चीज़ और है कि ये जो एंकरिंग डिवाइस इसमें यूज हो रहा है वो परमानेंटली यूज रहता है। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो कंप्रेशन जो जनरेट हो रहा है बीम की तरफ, ये एंकरिंग के कारण ही हो रहा है, क्योंकि डक्ट में तो इस तरफ होल है इस तरफ। तो ये जो आपका जो टेंडन जो कंप्रेशन आ रहा है टेंडन के कारण, किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है ये लोड, या फिर जो आपका जो स्ट्रेस जनरेट हुआ है कंप्रेशन स्ट्रेस, ये आपका एंकरिंग डिवाइस के, यानी कि जब तक आपका एंकरिंग डिवाइस सही है तब तक आपका कंप्रेशन ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ये कंप्रेशन ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। जबकि आपको प्री टेंशनिंग में देखा था कि जो ट्रांसमिशन लेंथ पे जो रीप बना हुआ था टेंडन का, फ्रिक्शन के कारण, उसी के कारण आपका ट्रांसमिशन लेंथ के कारण स्ट्रेस जो है ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन इसमें एंकर के कारण। इसलिए कहा जाता है, हम लोग कहते हैं कि इसमें एंकरिंग डिवाइस नहीं यूज करते हैं लेकिन टेम्पोरली यूज करते हैं, जब तक 28 दिन तक क्यूरिंग होने तक।
और इसमें परमानेंटली जब तक है तब तक, नहीं तो इसलिए इसमें थोड़ा हैवी एंकर का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, कौन कौन सा चीज़ यूज़ हुआ, पहला तो कि आप डक्ट लगाए, एंकरिंग हैवी एंकरिंग डिवाइस लगाए हैं, उसके बाद आप ग्राउटिंग कीजिएगा, हाइड्रोलिक जग चाहिए आपको, ये सब चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि इसमें आप हैवी मेंबर बना सकते हैं। जैसे आपका गर्डर वगैरह में पोस्ट टेंशनिंग नहीं होता है, प्री टेंशनिंग नहीं होता है, प्री टेंशनिंग में बहुत लोचा है, ठीक है, उतना वायर जितना स्ट्रेस होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। इसको आप एक चीज़ और है कि आप कास्ट इन सिटू कर सकते हैं, यानी कि पहला चीज़ है आपका कि हैवी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, दूसरा है कास्ट इन सिटू होगा, तीसरा है आपका कास्टिंग बेड का जरूरत नहीं है इसमें, कास्टिंग जो बेड हम लोग लगाते थे प्री टेंशनिंग में वो सब चीज़ इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें है आपका कि टेक लेस पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का आपका बहुत कम ज़रूरत है, आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा इसमें, टेक लेस पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसमें टाइम आपको कम लगेगा। और है इसमें कि ये जो है कि आपको अगर बॉन्ड सही से नहीं होता है, ट्रांसमिशन लेंथ पे बॉन्ड सही नहीं है, तब भी आपका ट्रांसफर हो सकता है स्ट्रेस, क्यों, क्योंकि इसमें आपको एंकरिंग के कारण हो सकता है, यानी कि नो रिक्वायर्ड परफेक्ट बॉन्ड किसके किसके बीच में, टेंडन और कंक्रीट के बीच में, जबकि प्री टेंशनिंग में ये बहुत ही ज़रूरी था। डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें आपको बहुत ही हैवी हैवी एंकरिंग डिवाइस का ज़रूरत पड़ेगा, ये है आपका डिसएडवांटेज। ये सब चीज़ आपको नोट्स पर समझ लीजिएगा, हैवी एंकरिंग डिवाइस का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ है आपको कि इसमें आपको ग्राउटिंग कर देने से ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि आपको ग्राउटिंग भी करना होगा। ग्राउटिंग करने का मतलब कि मोटार लेके इसका जो होल है उसको आप दोनों तरफ से बंद कर सकते हैं, ये चीज़ हुआ। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, लॉसेज इन प्री स्ट्रेस। प्री स्ट्रेस आप तो बना लिए मेंबर, ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपको, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिलेबस में न्यूमेरिकल नहीं पूछने वाला है, केवल थ्योरी पूछेगा। तो थ्योरी में आपको पूछ सकता है कि आपका प्री स्ट्रेस मेंबर क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसका मेथड क्या है, प्री टेंशनिंग क्या होता है, पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है, इसका मेथड का स्टेप बाय स्टेप जिक्र कीजिए। इसका नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हुए, कॉम्पैक्ट है एकदम। और एक और टॉपिक है जो पूछ सकता है एग्जाम में, लॉसेज इन प्री स्ट्रेस, ठीक है। तो लॉसेज इन प्री स्ट्रेस का क्या मतलब हुआ, लॉसेज इन प्री स्ट्रेस मतलब आप समझ सकते हैं कि प्री स्ट्रेस में क्या क्या चीज़ लॉस हुआ है, यही चीज़ आपको पढ़ना है, यानी कि लॉस पढ़ना है। तो लॉस का क्या मतलब है, जैसे आप मान लीजिए कि कोई बीम बनाए, ठीक है, बीम बना दिए, इसमें आप वायर लगा दिए दोनों तरफ से, मान लीजिए कि पोस्ट टेंशनिंग के थ्रू बनाए हैं, दोनों तरफ से आप एंकरिंग डिवाइस लगा दीजिए, और दोनों तरफ से आपका वायर ये जो टेंडन लगा दिए हैं, दोनों तरफ से एंकरिंग डिवाइस लगाया हुआ है, किसके थ्रू किया गया है, पोस्ट टेंशनिंग के थ्रू। तो पोस्ट टेंशनिंग के थ्रू आप जब दोनों तरफ से टेंडन लगा के खींच दिए, आपका बीम जो है पूरी तरह से प्री स्ट्रेस्ड हो गया, तो क्या हो सकता है कि जो दोनों तरफ से खींचे हुए हैं, दोनों एंकर आपको रोके हुए हैं, वायर को नहीं अंदर देना है, उसी के कारण आपका कंप्रेशन जनरेट हो रहा था ये मेंबर में। तो अभी क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि ये वायर एंकरिंग डिवाइस से थोड़ा सा भी अगर स्लिप हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, आपका जितना स्ट्रेस आप जितना रीडिंग लिए हुए थे, मान लीजिए कि आप 250 एम्पा तक आप इसको स्ट्रेस किए वायर को, अब क्या हुआ, कुछ स्लिप हो गया एंकरिंग डिवाइस से, तो ये 250 से घट के 200 भी हो सकता है, यानी कि 50 एम्पा का लॉस आ गया। यही है लॉस। लॉस का मतलब है कि आपका कितना लॉस आ गया, जितना हम रीडिंग लिए थे स्ट्रेस का, यानी कि आपका वायर कुछ लूज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखिएगा कि प्री टेंशनिंग में कौन सा लूज होता है, पोस्ट टेंशनिंग में कौन सा लूज होता है, लॉस होता है। तो लॉस का क्या मतलब हुआ कि आपका कितना स्ट्रेस लॉस किया। तो लॉस करने में आपका दो चीज आता है, यहाँ पर दो तरह का लॉसेज होता है। पहला तो होता है आपका लॉस में इमीडिएट लॉस, और दूसरा होता है कि टाइम डिपेंडेंट।
तो जब हम टाइम डिपेंडेंट का बात किए हैं तो आपको मन में एकदम सीधा सीधा सवाल चल रहा होगा कि टाइम डिपेंडेंट में कौन कौन सा चीज़ आता है। आपका आता है क्रीप, ठीक है, ये सब चीज़ पढ़ाया हुआ है। और दूसरा आता है आपका श्रिंकेज, और तीसरा आता है आपका रिलैक्सेशन, ठीक है। ये चीज आया आपका 3 चीज टाइम डिपेंडेंट में। टाइम डिपेंडेंट लॉस होता है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसे उसे आपका लॉस ये सब चीज आता जाएगा। और पहला में होता है इमीडिएट में आपका इलास्टिक शॉर्टनिंग, और दूसरा होता है इलास्टिक शॉर्टनिंग, उसके बाद होता है फ्रिक्शन, तीसरा होता है फ्रिक्शन के बाद एंकरेज स्लिप। ये 3 चीज इधर आता है, यानी कि इमीडिएट में, यानी कि इमीडिएट लॉस में 3 चीज आता है। पहला इलास्टिक शॉर्टनिंग, दूसरा फ्रिक्शन लॉस, और तीसरा होता है एंकरेज स्लिप। उसी तरह से अब टाइम डिपेंडेंट में चलिएगा तो 3 चीज आएगा, क्रीप आएगा, श्रिंकेज आएगा और रिलैक्सेशन आएगा। इसके लिए थोड़ा बहुत डेराइवेशन है तो हम लोग डेराइवेशन तो देखेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं थोड़ा बहुत थ्योरी है। ये थ्योरी का ही टॉपिक है, ज़्यादा बीटेक में जाइएगा तो आपको बहुत डीपली पढ़ना है प्री स्ट्रेसिंग के बारे में, ये आपको पेपर ही रहेगा। तो इमीडिएट में देखते हैं पहला टॉपिक इलास्टिक शॉर्टनिंग में। इलास्टिक शॉर्टनिंग में प्री टेंशनिंग में किस तरह से लॉस आता है, प्री टेंशनिंग में आपका किस तरह से लॉस आता है, और पोस्ट टेंशनिंग में। प्री टेंशनिंग में किस तरह से लॉस आएगा इलास्टिक शॉर्टनिंग में, जैसे आप बीम बनाया आपने, बीम बनाने के समय आप इसमें बार डाल दिए हैं। प्री टेंशनिंग में बार डालते हैं, उसके बाद कंक्रीटिंग करते हैं। जब कंक्रीटिंग किया, दोनों तरफ से कट किया वायर को, यानी कि टेंडन को, तो कट करने के बाद क्या होगा, ये कुछ अंदर वाला पार्ट वायर क्या है अपना, ये इलास्टिक मटेरियल है तो कुछ अपना श्रिंक करना चाहेगा, कुछ सिकुड़ना चाहेगा, तो कुछ हद तक सिकुड़ेगा, यानी कि श्रिंक करेगा। जब श्रिंक करेगा, जाहिर सी बात है कि इलास्टिक शॉर्टनिंग आएगा ही आएगा इसमें, यानी कि प्री टेंशनिंग में इलास्टिक शॉर्टनिंग आ जाएगा। मतलब कि जितना हम स्ट्रेस किए थे, यानी कि अगर मान लीजिए कि 250 किए थे, तो हो सकता है कुछ शॉर्टनिंग आ गया, कुछ अपना इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण कुछ शॉर्ट गया। शॉर्ट करने के बाद हो सकता है कि 240 एम्पा तक बचे। हमने रीडिंग लिया था 250, हो सकता है ये 240 तक बचे। कितना लॉस करता है इसके लिए हम एक टेबल देंगे, कितना परसेंट किसमें लॉस करता है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। प्री टेंशनिंग में कितना लॉस करता है, पोस्ट टेंशनिंग में कितना लॉस करता है। और जो पोस्ट टेंशनिंग होता है इलास्टिक शॉर्टनिंग में, पोस्ट टेंशन, यहाँ पर पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है ये चीज़, पोस्ट टेंशनिंग में करने के लिए थोड़ा सा समझेंगे हम लोग कि अगर मान लीजिए कि पोस्ट टेंशनिंग करने के लिए 2 वायर यूज कर रहे हैं, ये केस डिपेंड करता है, हो भी सकता है यार, नहीं भी हो सकता है। जैसे आपका मान लीजिए ये बीम है, ठीक है, बीम है तो कभी कभी 2 टेंडन लगाकर भी किया जाता है पोस्ट टेंशनिंग या फिर प्री टेंशनिंग। तो पोस्ट टेंशनिंग में अगर मान लीजिए कि एक मेंबर एक टेंडन यहाँ लगाए, दूसरा टेंडन कुछ इस तरह से लगाए, इस तरह से भी लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिवाइस लगा दिया जो इसको कनेक्ट करता है, इस तरह से दोनों तरफ से स्ट्रेस किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरह से किया जाता है, तो अगर मान लीजिए कि इसमें फोर्स पी लगा के स्ट्रेस कर दिए, पहले एक नंबर में इसको स्ट्रेस किए, ठीक है, और दूसरे नंबर में जब इसको स्ट्रेस कीजिएगा फोर्स एफ लगा के, इसमें पी लगाए, इसमें कुछ फोर्स लगाइएगा, तो पहले से तो ये स्ट्रेस्ड है, ये बीम दोनों तरफ से स्ट्रेस्ड है, और उसके बाद जब दूसरा नंबर में लगा रहे हैं इस पे, तो ये कुछ अपने आप सिकुड़ जाएगा। सोच के देखिए कि ये वायर है, इसको पहले स्ट्रेस किए हुए हैं, इसको बाद में करेंगे तो ये कुछ शॉर्ट करेगा, इस कारण से इसमें आएगा। अगर एक वायर यूज करते, एक टेंडन यूज करते, तो इसमें इलास्टिक शॉर्टनिंग नहीं आता। लेकिन अगर हम 2 यूज करेंगे तो जो पहले स्ट्रेस किए हैं उसमें इलास्टिक शॉर्टनिंग आएगा, दूसरे वाला में नहीं आएगा। हाँ, अब दूसरा देखते हैं फ्रिक्शनल लॉस किस में आता है। तो फ्रिक्शनल लॉस के लिए प्री टेंशनिंग में क्या होगा, आप जाहिर सी बात है सोच के देखिए, प्री टेंशनिंग में फ्रिक्शनल लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि अगर मान लीजिए कि वायर आप लगाए हैं, टेंडन लगाए हैं दोनों तरफ, तो अगर फ्रिक्शनल लॉस होने का क्या मतलब हुआ कि दोनों तरफ से फ्रिक्शन के कारण कुछ इस शॉर्ट कर जाएगा। तो अगर फ्रिक्शन के कारण शॉर्ट कर जाएगा तो इसमें तो ट्रांसमिशन, यही तो मेन काम है आपका, यहीं से तो आपका स्ट्रेस ट्रांसफर होता है। जो आपका ट्रांसमिशन लेंथ है इसी से तो आपका ट्रांसफर होता है।
और इसी के थ्रू अगर आपका नहीं होता है तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका बीम सेक्शन ही फेल कर जाएगा। आपका जो प्री स्ट्रेस का जो मेन मुद्दा है यही आपका गलत हो जाएगा, तो ये चीज़ आपका नहीं होगा इसमें। हाँ, बात आती है पोस्ट टेंशनिंग का, तो पोस्ट टेंशनिंग जब आप मेंबर बनाते हैं, दोनों तरफ से एंकरिंग डिवाइस लगा दिए, दोनों तरफ से एंकरिंग डिवाइस लगाने के बाद इसमें जब डक्ट लगाए हुए हैं, इसमें अगर आप वायर लगाए हुए हैं तो वायर कुछ इस तरह से आएगा, टेंडन लगाए हैं। अब दोनों तरफ से आप क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच करने में क्या हो जाएगा कि पहले तो ये जो वायर डक्ट में सटा हुआ है जो, उसको आप खींचेगा तो उसमें तो कुछ आपका स्ट्रेस आपका तो जाएगा, यानी कि जो पहले सटा हुआ है उसको स्ट्रेस कर जाएगा, यानी कि जब भी आप रीडिंग लीजिएगा तो उतना आपका ज़्यादा रीडिंग आएगा। मान लीजिए कि आपको स्ट्रेस अभी स्ट्रेस नहीं हुआ है, अभी आपका जो स्ट्रेस लगा है, जिसे आप मान लीजिए कि 10 न्यूटन पर mm² का जो स्ट्रेस लगा रहे हैं, वो स्ट्रेस खत्म हो गया किसमें, केवल इसको स्ट्रेट करने में, जो डक्ट में सटा हुआ था उसको। अगर इसके बाद जब स्ट्रेस होता है तो आपका 20 से स्टार्ट होता है, यानी कि जब 20 पे पहुंचता है तब माने कि आपका 10 के बाद यानी कि 11 पर जब पहुंचता है तब आप माने कि आपका स्ट्रेस होना स्टार्ट हो गया है टेंडन, तो आपका 10 न्यूटन पर mm का लॉस आ जाता है, फ्रिक्शनल लॉस आता है। किसमें आता है, पोस्ट टेंशनिंग में आता है। प्री टेंशनिंग में अगर लॉस आता है तो आपका मेंबर का कोई मतलब नहीं रहता है प्री स्ट्रेसिंग करने का। तीसरा चीज आता है आपका एंकरेज स्लिप का। तो एंकरेज स्लिप का किस में आएगा, आप सोच के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा एंकरेज स्लिप में कि प्री टेंशनिंग में तो होगा नहीं एंकरेज स्लिप, जब भी होगा पोस्ट टेंशनिंग में होगा। यानी कि प्री टेंशनिंग में लॉस नहीं होगा एंकरेज स्लिप, क्यों, क्योंकि इसमें एंकर हम लोग यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेस जो ट्रांसफर हो रहा है किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है हमेशा ट्रांसमिशन लेंथ के थ्रू, तो एंकरिंग डिवाइस का यहाँ पर कोई काम नहीं है। लेकिन जब आप पोस्ट टेंशनिंग में चलेगा तो दोनों तरफ आप एंकरिंग डिवाइस लगाए हुए हैं, थोड़ा सा भी अगर स्लिप किया एंकरिंग डिवाइस से तो समझ लीजिए कि इसमें कुछ लूज हो जाएगा, कुछ आपका वायर जो टेंडन लगाए हैं वो लूज हो जाएगा, जितना हमको स्ट्रेस किए हुए थे उतना नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर पोस्ट टेंशनिंग में लॉस आता है, लेकिन प्री टेंशनिंग में लॉस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अभी पता चल जाएगा कि इसमें स्ट्रेस ट्रांसफर जो होता है ट्रांसमिशन लेंथ के थ्रू होता है, इसमें एंकरिंग डिवाइस के थ्रू होता है, इसलिए इसमें नहीं आएगा। अब हम लोग चलते हैं टाइम डिपेंडेंट। ये इमीडिएट में देख लिए हम लोग, इलास्टिक फ्रिक्शन और एंकरेज स्लिप में। टाइम डिपेंडेंट में भी 3 लॉस होता है। तो क्रीप के बारे में हम बताते हैं, क्रीप जो होगा दोनों में होगा, प्री टेंशनिंग में भी होगा, पोस्ट टेंशनिंग में होगा। क्यों होगा, टाइम डिपेंडेंट है। तो हम बताए थे कि अगर क्रीप देखना है तो मान लीजिए कि इधर वाल है, किधर वाल है, दोनों तरफ धागा को बांध दीजिए एकदम टाइट करके दोनों तरफ से, और कुछ दिन के बाद यानी कि 5 या 10 दिन के बाद या फिर 1 महीना के बाद आकर देखिएगा तो यही जो आपका थ्रेड जो लटकाए थे, धागा जो लटकाए थे, ये लूज हो जाएगा। ये लूज हो जाएगा तो इसका मतलब ये समझिए इसमें क्रीप आ गया है। क्रीप का मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये लूज बढ़ते जाएगा, लेकिन हाँ कुछ समय बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ समय बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये होता है टाइम डिपेंडेंट, यानी कि प्री टेंशनिंग में भी आएगा, पोस्ट टेंशनिंग में भी आएगा। अब आता है श्रिंकेज। तो श्रिंकेज बताए थे, श्रिंकेज भी टाइम डिपेंडेंट है, इसमें भी होता है। ये कितना आएगा आपका 0.3 और 3% इतना आता है आपका, ठीक है। तो यानी कि 3 × 10⁻⁻⁴ यही चीज आपका आता है श्रिंकेज। हम लोग देखेंगे तो प्री टेंशनिंग में ये चीज आता है 3 × 10⁻⁴, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.3 और 3 इतना % का आपका लॉस आता है। नहीं, इतना लॉस आता है, परसेंट लिखेंगे तो 0.03 लिखना होगा %, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पोस्ट टेंशनिंग के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ बाई लॉग बेस में आपका 10 रहेगा t+2 इतना रहेगा। तो आप समझिएगा कि ये पोस्ट टेंशनिंग का है। आपको इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, इसमें कुछ डेराइवेशन भी है, फ्रिक्शन में भी हम लोग कितना लॉस होता है इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इलास्टिक शॉर्टनिंग में भी कुछ लॉस होता है, एंकरेज स्लिप में भी कुछ लॉस होता है, तो ये चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा डिप्ली आप लोग को पढ़ना नहीं, डिप्लोमा में बीटेक में पढ़ना है। प्री टेंशनिंग में इतना होता है 3 × 10⁻⁴ और पोस्ट टेंशनिंग में 2 × 10⁻⁴ बाई लॉग बेस में 10t+2 होता है। लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। हाँ, स्टील में रिलैक्सेशन के कारण होता है। जैसे मान लीजिए कुछ स्टील है, जैसे आप मान के चलिएगा कि स्टील को अगर ज़्यादा देर तक या फिर ज़्यादा जैसे 2 साल 4 साल तक अगर स्ट्रेस करके रखेगा तो इसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाएगा। परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाएगा, इसका मतलब कि आपका ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है, उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस इसमें कम जाएगा, इसका रीडिंग घट जाएगा, ठीक है। तो अब आपका कुछ
स्ट्रेस आपका कुछ डाटा दिया हुआ था आइस कोड में या फिर हमको कहीं से मिला है, उस डाटा को आप देख लीजिएगा। जो टेबल देंगे तो टेबल में आपको दिया हुआ है कि अगर आप 0 पॉइंट प्रूफ स्ट्रेस का 50% यानी 0.5 FP अगर लगाते हैं तो आपका 0% का रिलैक्सेशन आता है। वही अगर आप 60% लगाते हैं प्रूफ स्ट्रेस का 0.6 FP लगाते हैं तो आपका 35 MPa यानी कि 35 न्यूटन पर mm² का आपका लॉस आएगा। अगर आप 70% लगाते हैं तो 70 न्यूटन पर mm² लॉस 70 न्यूटन पर mm² का लॉस आएगा। अगर आप 80% का करते हैं तो आपको 90 न्यूटन पर mm² का लॉस आएगा। और हम बता देते हैं कि किसी भी जब हम प्री स्ट्रेसिंग करते हैं तो उस टेंडन में जो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जैसे आपका बीम बनाए थे उसमें टेंडन जो अप्लाई किए थे, इसमें जो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं प्रूफ स्ट्रेस का मैक्सिमम हम लोग 80% ही अप्लाई करेंगे स्ट्रेस। इससे ज़्यादा करेंगे तो उसमें फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग रिलैक्सेशन को भी ध्यान में देख कर करेंगे कि अगर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है तो आपका फेल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। जो आप तो लोड लगाइएगा जिस हिसाब से डिज़ाइन किए उस हिसाब से, लेकिन उतना होना ना चाहिए। हाँ, अब एक टेबल और है वो आप देख लीजिएगा इस तरह से होता है। और आगे चल के प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में डिफरेंस है, वो टेबल के थ्रू आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। छोटा सा तो लिखिए आप प्री टेंशनिंग और दूसरे तरफ है आपका पोस्ट टेंशनिंग मेथड। तो प्री टेंशनिंग में क्या होता है और पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। आपका एग्जाम में 4 नंबर में पूछ दे तो आप बना लीजिएगा इसको। हाँ, ये होता है आपका मोस्ट सुटेबल होता है प्री कास्ट के लिए। प्री कास्ट के लिए मोस्ट सुटेबल होता है, ये दोनों के लिए होता है, यानी कि प्री कास्ट के लिए भी और कास्ट इन सीटू के लिए भी। ठीक है। और दूसरा जब आप देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि ये जो यूज होता है स्मॉलर सेक्शन के लिए, यानी कि लाइट सेक्शन के लिए, ये जो होता है हैवी सेक्शन के लिए यूज होता है, ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगा ये हैवी सेक्शन में। तीसरा होता है आपका, इसमें कास्टिंग बेड रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इसमें कास्टिंग बेड रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसमें रिक्वायर होता है। ये बेसिक अंतर है, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा एग्जाम में आपको पूछने वाला है नहीं। इसमें एक और चीज़ है कि इसमें आपका टेम्पोरली आपका एंकरिंग डिवाइस यूज होता है प्री टेंशनिंग में। इसमें आपका टेम्पोरली एंकरिंग डिवाइस आर यूज्ड, जबकि इसमें आपको हैवी और परमानेंट एंकरिंग डिवाइस यूज होगा। एक और आप बेसिक सा डिफरेंस देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका है, इसमें जो आपका स्ट्रेस ट्रांसफर होगा, ये स्ट्रेस ट्रांसफर होगा, देखिएगा यहाँ पर स्ट्रेस ट्रांसफर थ्रू ट्रांसमिशन लेंथ, जबकि इसमें जो स्ट्रेस ट्रांसफर होता है थ्रू किसके द्वारा, एंकरिंग डिवाइस के द्वारा। इसीलिए एंकरिंग डिवाइस का इसमें खास रोल है। तो इसके बाद आपका कुछ है नहीं, इस बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए प्री स्ट्रेसिंग में, ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो सकता है। एक और डिफरेंस आप देख सकते हैं, एक दो। इसमें जो होता है डक्ट यूज नहीं होता है, नो यूज। इसमें यूज किया जाता है यूज ऑफ डक्ट। यह हो गया आपका छठा। सातवां हो सकता है आपका, इसमें जो टोटल लॉस होता है, टोटल जो लॉस होता है ये अबाउट 18% लॉस होता है। इसमें 18% लॉस होता है, लेकिन इसमें जो लॉस होता है टोटल, ये अप्रोक्स 15% के आसपास होता है। इसके टेबल दे दिए हैं आपको, इस नोट्स में देख लीजिएगा।
इसमें जो लॉस होता है टोटल 18%। लॉस का क्या मतलब हुआ कि जैसे उसमें होता था इलास्टिक शॉर्टनिंग का फ्रिक्शनल लॉस होता था, और फिर एक और होता था एंकरेज स्लिप, क्रीप, श्रिंकेज और रिलैक्सेशन का। टोटल का अगर हम देखें तो 18% होता है और इसमें होता है 15%, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं प्रेस टेस्टिंग में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू और नॉट। ओके, थैंक यू।